देखो, नर जनन तंत्र जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमें क्या पढ़ना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र पढ़ना है। अब मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं? तो वो मादा के वे समस्त अंग जो क्या करते हैं, जनन क्रिया में भाग लेते हैं, वह क्या कहलाते हैं? मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र जो है, जैसे पुरुष में जो नर जनन तंत्र थे वो मुख्य 4 थे। पहला था आपका एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि और बाह्य जननेंद्रिय। ठीक उसी प्रकार से इनमें भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे पुरुष में एक जोड़ी जो वृषण था वो मुख्य जनन अंग था, उसी तरह से इनमें भी एक जोड़ी अंडाशय क्या होता है? मुख्य जनन अंग होता है। उसके बाद सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि और बाह्य जननेंद्रिय होता है। पहले जो है, सबसे पहले हम मादा के बारे में कुछ जानते हैं। आप जानते हो कि जो ये मादा जनन अंग है या पुरुष जनन अंग है, जब बच्चे अपने माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ के गर्भ में ही इन जनन अंगों का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये क्या होते हैं? अपरिपक्व होते हैं। और अपरिपक्व होने के कारण जब जैसे मादा के अंदर ये समस्त जनन अंग पाए जाते हैं, लेकिन वो अपरिपक्व होते हैं। जब बच्ची क्या होती है, जब 10 से 12 वर्ष की होती है तो उसके मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं उसमें से एक हाइपोथैलेमस होता है, वह एक हार्मोन्स रिलीज करता है। और जब हार्मोन्स रिलीज करता है, वह हार्मोन्स होता है GnRH। ये हार्मोन्स निकलने के बाद से ये सीधे पीयूष ग्रंथि को क्या करता है? प्रेरित करता है। और पीयूष ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन्स को क्या करता है? रिलीज करता है। एक LH होता है और दूसरा FSH होता है। जो FSH जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है कि वह सीधे जो ग्राफियन पुट क्या होती हैं, उन ग्राफियन पुटका को प्रेरित करती हैं। और ग्राफियन पुटका क्या करता है? हार्मोन करता है, हार्मोन एस्ट्रोजन। ये हार्मोन ग्राफियन पुटका को तोड़ देता है और तोड़ने से उससे अंडाणु बाहर निकलते हैं। और यही जो अंडाणु बाहर निकलते हैं इसी को अंडाणु उत्सर्जन कहा जाता है। और यही अंडाणु क्या करते हैं? निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। जो टूटा हुआ शेष भाग होता है उस पे जो है किसका प्रभाव हो जाता है? LH का प्रभाव होता है। और LH जो है, इनको जो है एक LH एक और हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिस हार्मोन्स का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये दोनों हार्मोन, जब ये दोनों हार्मोन्स जो हैं, एक तरह से कहा जाए कि जो मादा होती हैं, मादा के ये दोनों हार्मोन्स मिलकर क्या करते हैं? यौना आरंभ में लाने का काम करते हैं। यानी महिलाओं में जो है 28 दिन का आर्तव चक्र होता है। और अंड उत्सर्जन का जो टाइम होता है, जो अंडाणु निकलने का जो मध्य काल होता है, वो 14वां दिन होता है। और ये दोनों काम कौन करता है? LH करता है। कैसे करता है? ये आप देख रहे हो, ये मादा का क्या है? गर्भाशय। अब ये गर्भाशय को क्या करते हैं? 14वें दिन यहाँ पे अंडाणु निकलेगा, जिसे अंडो उत्सर्जन कहा जाता है। और इस पर जो है प्रभाव किसका है? एस्ट्रोजन का है। और जो दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, वह क्या करता है? इस गर्भाशय के दीवार पर एंडोमेट्रियम को निर्माण करने का कार्य करता है। जब ये एंडोमेट्रियम बन जाता है, जब ये अंडाणु इसमें फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, तो आने के बाद से यहाँ पर निषेचित होने के लिए तैयार होते हैं। अगर यहाँ पे इसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो ये नष्ट होते हैं, जिससे एंडोमेट्रियम पर भी, यानी जो ये हार्मोन्स है, कौन कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़ने के कारण उनका जो अपना ऊंचा लेवल होता है वो लेवल घट जाता है, जिससे एंडोमेट्रियम टूट टूट के गिरने लगता है। और ये जो एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है, इसके बीच बीच में क्या होती हैं? ब्लड नलिकाएँ होती हैं। वो ब्लड नलिकाओं से ब्लड और ये टूट टूट के निकलने लगता है, जिससे हम क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है। तो ये प्रक्रिया जब किसी लड़की के अंदर चालू होता है तो वह
यौना आरंभ में मानी जाती है। और एक बार ये चालू हो गया तो ये लगभग जो है 45 साल की उम्र तक औरतों में या लड़कियों में ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। अब हमें सबसे पहले इसको मैं विधिवत बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं जो मादा जनन तंत्र है। तो बताया गया कि मादा जनन तंत्र कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहले होता है एक जोड़ी अंडाशय, जो ये एक जोड़ी अंडाशय होता है, यह मादा का क्या होता है, मुख्य जनन अंग होता है। इसके बाद से सहायक नलिका है, सहायक ग्रंथि और बाह्य जननेंद्रिय है। ये सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि और सहायक जननेंद्रिय ये क्या है कि ये इसके सहयोगी अंग होते हैं। क्या होते हैं, सहयोगी अंग होते हैं। अब ये जो होता है सहायक नलिका, ये 3 भागों में बटा होता है। फिलिपियन नलिका, गर्भाशय और योनि में बटा होता है। और ये सहायक ग्रंथि क्या होती है, ये क्या होता है, स्तन, ये स्तन ग्रंथि और बायोलिन ग्रंथि होता है इसमें। और बाह्य जननेंद्रिय में भंग होता है। भंग क्या होता है, जो एक फीमेल का संपूर्ण योनि की जो संरचना होती है, उस संपूर्ण योनि की संरचना को हम क्या कहते हैं, भंग कहते हैं। इसको आगे मैं बताऊंगा। एक चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा मैं बताया कि जब महिलाओं में जब टेस्टोस्टेरोन कह रहे हैं, जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जब स्राव होता है ना, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के स्राव के दौरान जो है उनमें कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे उनका आवाज़ का पतलापन होना, ठीक है। दूसरा जो है आप कह सकते हो कि उनके स्तन ग्रंथियों में क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगता है। इसके बाद से उनकी कमर चौड़ी होने लगती है। उनके गर्भाशय के अंदर क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होने लगता है। ये मैंने जब हार्मोन्स के बारे में बता रहा था मैं छोड़ दिया था इसको। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक जोड़ी अंडाशय के बारे में सोचते हैं। तो अंडाशय क्या होता है बेटा, यहां ध्यान देना। ये आप देख रहे हो, ये एक क्या है, गर्भाशय। ये क्या है, गर्भाशय। ये आपने क्या देखा कि ये गर्भाशय का क्या है, ये गर्भाशय। ये गर्भाशय जो होता है, जो मादा होती है, ये गर्भाशय का जो द्वार होता है ये सीधे योनि से जुड़ा रहता है। क्या होता है, योनि से जुड़ा रहता है। और यहीं पर जो है जो सीमन होता है यहाँ पे आता है, और सीमन ये संकुचन करके ये शुक्राणु क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं। ये दोनों तरफ आप एक भाग देख रहे हो, एक इधर से भी भाग दिखाई दे रहा है और यहाँ से भी आपको एक इधर भी भाग दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, ये वाला जो दोनों भाग होता है, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में। इधर क्या होता है, यहीं पर अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है ना। अगर मान लो जनवरी माह में अगर इधर हुआ तो फरवरी माह में इधर होगा, यानी एक माह इधर अंडाणु का निर्माण होता है और एक माह इधर होता है। इस वाले भाग को, यानी ये ओवरी हो गया, ये भी ओवरी हो गया, तो एक जोड़ी ओवरी हो गया। और ये वाला जो आपको नली दिखाई दे रही है, इस नली को हम फिलिपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है ना। तो आप सीधे से इसमें जो एक जोड़ी अंडाशय है, क्या होता है कि ये मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, यानी मुख्य जनन अंग होता है। दूसरा, अगर इनकी संरचना की बात की जाए, इनकी आकृति की बात की जाए, तो यह बादाम के आकृति के होते हैं। किस आकृति के होते हैं, बादाम के आकृति के होते हैं। इनका रंग देखोगे तो ये श्वेत रंग का होते हैं। किस रंग के होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं। और इनकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। दूसरा जो है अंडाशय, यहीं पर अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये अंडाणु का जहाँ निर्माण होता है, ये अंडाणु का निर्माण होता है। और ये अंडाणु जो है गर्भाशय के दीवार से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि इधर अंडाणु बना हुआ है, तो इस अंडाणु की अगर हमें देखना है तो हम केवल इसकी संरचना बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसको मैं बता रहा हूँ। जैसे हमने एक तरफ का ये हमने क्या बना दिया, गर्भाशय, ये जो ओवरी है, हम इसकी संरचना को बना रहे हैं। ये देखो जो ओवरी होती है ना बेटा, ये जो ओवरी होती है ये अंगुलीनुमा संरचना होता है।
और इसी अम्लीनुमा संरचना के अंदर यहाँ पे क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ पे अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये किससे जुड़ा होता है, गर्भाशय के दीवार से। तो जो ये जुड़ा रहता है, ध्यान देना, जो ये जुड़ा रहता है इसको हम ओवरियन लिगामेंट कहते हैं। जो अंडाणु को गर्भाशय के दीवार से जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरियन लिगामेंट कहते हैं, यानी अंडाशय स्नायु कहते हैं। ये संयोजी ऊतक का बना होता है और शरीर में जहां जहां हमारे लचीले भाग होते हैं वह भाग किससे बने होते हैं, संयोजी ऊतक के बने होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आप लोगों को दिमाग में चलेगा, सर ये अंडाणु मान लेते हैं कि अंडाणु का यहाँ पे निर्माण हुआ और अंडाणु का ये भाग जुड़ा हुआ है, तो इसको जोड़ा किसने, तो इसको जोड़ने का काम, इसको उत्पन्न करने का, यानी अंडाशय स्नायु को जो है उत्पन्न करने का काम कौन करता है, अंडाशय करता है। ये अंडाशय जो है ना, यही अंडाशय क्या करता है, इस स्नायु का निर्माण करता है, ठीक है ना। इसके बाद से देख रहे हो कि ये बीच में खाली स्थान, ये आपको खाली स्थान ये दिखाई दे रहा है ना, ये खाली स्थान, तो यहाँ पर भी एक स्नायु का निर्माण होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, एक स्नायु का निर्माण होता है जिसे दीर्घ स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्नायु। ये दीर्घ स्नायु जो होता है, अब इस दीर्घ स्नायु को निर्माण कौन करता है, तो गर्भाशय करता है। कौन करता है, गर्भाशय करता है। अब ये दीर्घ स्नायु क्या करता है बेटा, ये आगे चलकर इस अंडाणु के ऊपर दो परत का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है, दो परत का निर्माण करता है। एक परत ये हो गया, एक परत ऊपर से ऐसे बन जाता है। कितने परत बन गए, दो परत। ये जो दो परत बनते हैं, इन दोनों परतों को मेसोबेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोबेरियम। बात समझ में आ गई। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर अंडाशय स्नायु पूछ दे कि अंडाशय स्नायु किसे कहते हैं, तो जो अंडाणु को जो गर्भाशय से जोड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय स्नायु कहते हैं। और इसको उत्पन्न किसने किया, तो अंडाशय ने किया। ये दीर्घ स्नायु किसे कहते हैं, तो जो अंडाशय के ये खाली जो स्थान होते हैं इसके अंदर क्या होता है, दीर्घ स्नायु का निर्माण होता है। दीर्घ स्नायु को बनाने का काम कौन करता है, गर्भाशय करता है, ठीक है ना। ये मेसोबेरियम क्या है, तो जो ये दीर्घ स्नायु है इसके ऊपर जो दो लेयर बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, मेसोबेरियम कहते हैं। अब एक अंडाशय के आंतरिक संरचना को हम समझने का काम करेंगे। अब मान लो जैसे अंडाशय की आंतरिक संरचना कैसे होती है, तो देखो ये एक अंडाशय है, ये क्या है, अंडाशय। ये वाला क्या है, अंडाशय है। तो ये अंडाशय हो गया पूरा। इसके अंदर एक और परत होती है और इसके ऊपर आप देख रहे हो कि दो लेयर चढ़ा हुआ है। तो ये एक दो लेयर ये हो गया और एक इसके ऊपर लेयर होता है। कितने लेयर का होता है, ये 3 लेयर का होता है। इसका आंतरिक संरचना देखते हैं तो ये कितने लेयर का बना होता है, 3 लेयर का बना होता है। सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है, जो परत होता है, उसको बाह्य उपकला कहा जाता है। क्या कहता है, बाह्य उपकला कहा जाता है। जो ये बीच वाला होता है, बीच वाले को क्या कहता है, जनन उपकला कहा जाता है। क्या कहता है, जनन उपकला कहा जाता है। और जो ये नीचे वाला जो अंदर वाला जो ये होता है तीसरा परत, इसको ट्यूनिका एबुजेनिया कहा जाता है। क्या कहता है, ट्यूनिका एबुजेनिया कहा जाता है। ये तो 3 परतों का नाम हो गया। कौन कौन, बाहर वाले को हमने जनन उपकला कहा दिया और अंदर ये जो बीच वाला है इसको हमने क्या कहते हैं, जो बाहर वाला है उसको बाह्य उपकला कहे, जो बीच वाला है उसको जनन उपकला और जो तीसरा परत है उसको ट्यूनिका एल्बोजेनिया कहा गया। अब जो है हम इस अंडाशय के अंदर देख रहे हैं, ये पूरा खाली भाग होता है। ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक खाली भाग दिखाई दे रहा है ना, इस खाली भाग को अंडाशय पीठिका कहा जाता है, यानी ओवरियन स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। ये 2 भागों में होता है। ये जो खाली भाग होता है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। इसके किनारे किनारे पर कुछ गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। देख रहे हैं ना, ये गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। इस गाढ़े पदार्थ को बल्कुल कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है। और जो ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो ये रहा अंडाशय। ये हमने अंडाशय के बारे में क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब दूसरा होता है सहायक नलिका। और सहायक नलिका कितने भागों में होता है, 3 भागों में होता है। फैल्लोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि में बटा होता है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, फैल्लोपियन नलिका।
अब हम फिलिपियन नलिका को देखते हैं। तो जब हम फिलिपियन नलिका को देखेंगे तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जब फिलिपियन नलिका की बात आएगी, हम अब सीधे जो है फिलिपियन नलिका को समझेंगे। तो मैंने बताया कि ये फिलिपियन ट्यूब है। देखो इसको मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। इसको हम फिलिपियन ट्यूब को समझते हैं, इसी संरचना का नाम समझते हैं। इसको यहाँ में समझना। आप देखते हो ना कि इसमें यहाँ पे क्या होती है, अंगुली नुमा संरचना होती है। और सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ये अंगुली नुमा संरचना होती है, इस अंगुली नुमा संरचना को कीपक या झालर कहते हैं। क्या कहते हैं? कीपक या झालर। ध्यान रखना। तो ये अंगुली नुमा जो संरचना होती है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? कीपक या झालर। और यहां से लेकर और यहां तक की जो भाग होती है, ठीक ना, ये जो नलिका होती है यहां से और यहां तक, ठीक ना, ये जो नलिका होती है इसको तुम्बिका क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहता है? तुम्बिका क्षेत्र। नोट कर लेना, ये 3 भाग में होता है, पिकअप या झालर और तुम्बिका क्षेत्र। और जो यहाँ से ये गर्भाशय से जो आगे जुड़ा रहता है, इसको संकीर्ण पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? संकीर्ण पथ कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को बताया कि जो मादा होती है, मादा में यहाँ अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन जो ये अंडाणु का निर्माण होता है बेटा, देखो अभी तक आप जानते थे कि अंडाणु का निर्माण यहाँ होता है। अब ये आज से समझ आना कि यहाँ पर जाके अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। यहाँ प्राथमिक द्वितीय कुटिका का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये जो अंगुलीनुमा संरचना है ना, ये जैसे निर्माण हुआ तो इनको खींच लेता है। क्या कर लेता है? ये खींच के अपने अंदर ले लेता है और अपने अंदर लेकर इनको आगे की तरफ बढ़ाने लगता है। क्या करने लगता है? आगे की तरफ बढ़ाता है। जब ये यहाँ पे आते हैं तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। तब यहाँ पे तुम्बिका क्षेत्र में आकर ये क्या बन जाते हैं? अंडाणु बन जाते हैं। अंडाणु यहाँ पर तो उसका एक छोटा सा क्या बना? प्रथम पुटिका बना। और आगे चला तो ये तुम्बिका क्षेत्र में आके क्या बन गया? अंडाणु बन गया। तो अब अंडाणु आज से कहाँ बन रहा है? तुम्बिका क्षेत्र में। और अभी तक आप जान रहे थे कि जो अंडाणु का निषेचन है वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में होता कहाँ है? तो इसी तुम्बिका क्षेत्र में इसका क्या होता है? इनका निषेचन होता है। बात समझ में आ गई? अब निषेचन होने के बाद से ये यहाँ से निकल के आकर यहाँ गर्भाशय में क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपरा पे आके ये चिपकता है। ये आगे आपको मैं बताऊंगा। अब थोड़ा सा हम फैलोपियन ट्यूब कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। इसमें ध्यान देना, फैलोपियन ये क्या होता है? ये एक नली होती है जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह एक नली होती है। ये कितनी लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है ना? तो अगर कोई पूछ दे फैलोपियन ट्यूब जो नलिका होती है, ये एक नली है। नली समझ रहे हो ना? देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे पुरुष और महिला में आप लोगों ने नसबंदी सुना होगा। तो पुरुष में नसबंदी होता है, यानी उसके नसों को दबा दिया जाता है। लेकिन महिला में क्या होता है? नसबंदी नहीं होता है, नलबंदी होता है। ये नलिका होती है ना, इसी नलिका को काट दिया जाता है। तो आज से एक चीज ध्यान रखना, महिलाओं में नसबंदी नहीं होता है, क्या होता है? नलबंदी होता है। ठीक ना? अब बताया गया कि भाई आपने बताया गया कि ये एक क्या होती है? नलिका होती है जो क्या होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहले को कहा जाता है कीपक या झालर कहा जाता है, दूसरे को क्या कहा जाता है? तुम्बिका क्षेत्र, और तीसरे को क्या कहता है? संकीर्ण पथ कहा जाता है। ठीक ना? और आपको बता दिया गया कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तुम्बिका क्षेत्र में होता है। तो इतना ही आपको इसमें क्या करना था? पढ़ना था। अब हम सीधे क्या पढ़ेंगे? दूसरा इसमें जो है गर्भाशय, इसके बारे में पढ़ेंगे।